हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। यह इस सीरीज का 12th वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने लखनऊ अधिवेशन तक के टॉपिक्स को कवर किया था। आज हमारा डिस्कशन जो है वो होम रूल लीग आंदोलन से शुरू होगा। होम रूल लीग से संबंधित टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। जहाँ भी क्वेश्चन में नहीं था पूछा गया है वहाँ पे सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। बाल गंगाधर तिलक का योगदान था, एनी बेसेंट का योगदान था, सुब्रमण्यम अय्यर का भी योगदान था, ये एनी बेसेंट की लीग से जुड़े थे। टीएस ऑलकॉट जो हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले हैं, तो इनका योगदान यहाँ नहीं था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो उत्तर है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन रहा है कांग्रेस में। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में समझौता होता है। ठीक है, पृथक निर्वाचक जो मंडल है उसको मान्यता दे देती है कांग्रेस, तो ये काफ़ी डायमेंशंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक अधिवेशन रहा था। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी थी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया। ठीक है, पूछा जा सकता है कांग्रेस स्पेशल किस चीज़ से संबंधित थी, तो कुछ ने होम रूल लीग स्पेशल कहा। अरुण डेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना हुई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ये सही है इसका ऑप्शन, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। जैसे गोरों के द्वारा शासित डोमिनियन का दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, डोमिनियन का दर्जा से मेनली संबंधित था, कह सकते हैं इसको। अगला हमारा जो टॉपिक है वो गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित है। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर था, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा है, मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के किसी पाठशाला से की जहां मैं बड़ी मुश्किल से थोड़े पहाड़े सीख सका था। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी ने राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहां आया जहां मैंने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से अपनी 10वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 10वीं तक की पढ़ाई जो हुई उनकी अल्फ्रेड हाई स्कूल। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की लॉ की पढ़ाई की। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट बार। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये थे, ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके राजनीतिक गुरु, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, में उन्होंने बताया है कि गोपाल कृष्ण गोखले से मेरा गुरु और शिष्य का रिश्ता
1896 में बना, किंतु इस रिश्ते की वास्तविक अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं वर्ष 1902 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में मिला। उसके उपरांत यह रिश्ता प्रगाढ़ होता चला गया। 1915 में भारत लौटने के उपरांत महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गोखले के मार्गदर्शन में की, जिसमें गोखले ने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि सबसे पहले आप जो भारत है उसे घूमें और भारत की जो समस्याएं हैं, उनकी जो संस्कृति है उसको समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्द, सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान, यानी सबका उत्थान से मिलकर बना है, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो महात्मा गांधी ने किया था वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना विकास करना है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ये थे गुजरात के दादा अब्दुल्ला। ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर डी, 1893 में बुलाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन क्या देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया तथा 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा, मतलब कि जो आज्ञा है उसका पालन न करना, विनम्र रहते हुए, इस सविनय अवज्ञा का शाब्दिक अर्थ हुआ ये। तो अगला हमारा, इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार में चंपारण में प्रचलित तीन कठिया प्रणाली थी के विरोध में यह सब हुआ था। यह सब हमने ऊपर डिस्कस किया है ऊपर के वीडियोस में। गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। ठीक है, चंपारण के बाद इन्होंने अहमदाबाद का जो हड़ताल था उसमें किया था चंपारण सविनय अवज्ञा का प्रयोग। वर्ष 1918 में ही ब्रिटिश गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? ठीक है, तो ये चंपारण था। ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सी। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे वही दिया गया है एक्सप्लेनेशन जिससे हमने चंपारण सत्याग्रह वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसमें भी फिर से रिपीटेड है, राजकुमार शुक्ल होंगे इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति से देखने हेतु किसका अनुग्रह किया था? किसने? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन बी। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल होगा इनका उत्तर। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी को उन्होंने बुलाया था। यहाँ महात्मा गांधी जी का कोई भी ऑप्शन नहीं है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो ये चंपारण सत्याग्रह होगा इसका उत्तर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये चंपारण में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा डी। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण। ऑप्शन ए। फिर है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। यहीं से महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली थी। ऑप्शन ए हो जाएगा।
चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन के विरोध में था। ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तीन कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्रिटिश बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ठीक है, रिजर्व रखा जाता था। तो ये 3/20 इसी को कहते थे तीन कठिया प्रणाली, समझे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कहाँ, कब से? चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह से। ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो फिर से ये चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। चंपारण कृषक कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 71st बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये भारत सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था, भारतीय सरकार, ब्रिटिश भारतीय सरकार। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती तीन कठिया प्रथा से पीड़ित किसानों की शिकायतों की जांच के लिए बिहार एवं उड़ीसा के औपनिवेशिक प्रांतीय सरकार ने एक औपचारिक जांच समिति का गठन किया, जिसे प्रायः चंपारण कृषि कमेटी या चंपारण कृषि जांच समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन गांधी जी और तत्कालीन सरकार के बीच बने समझौते का परिणाम था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो उन्होंने चंपारण कृषक समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका उत्तर, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिया है। और जांच समिति की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1918 में चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पास किया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। और तीन कठिया प्रणाली को इसके बाद बंद कर दिया गया था इस अधिनियम के बाद से। तो इसको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? तो वर्ष 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका उत्तर। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1917 में उन पर अभियोग चलाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रयोग 1917 में किया। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ये कई स्टेट पीसीएस में शायद पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। एनजी रंगा हैं वो किसान सभा वाले, ऑल इंडिया किसान सभा से रिलेटेड थे ये, जिसकी स्थापना बाद में हुई थी। अभी ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना नहीं हुई है, वो 1936 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के कुछ वर्ष उपरांत गांधी जी को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा के नाम से संबोधित किया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित करने का उल्लेख किसी भी प्रामाणिक स्रोत में उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था पे ध्यान रखना है। तो राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ठीक है। ये सभी गांधी जी के साथ उन्होंने आंदोलन में उनका सहयोग किया था। जयप्रकाश नारायण इसमें नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं था? फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन नाम चेंज होगा, आई एम श्योर। जेबी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे गांधी जी के साथ, राजकुमार शुक्ल ने तो उन्हें बुलाया ही था, तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तर। अगला क्वेश्चन है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तो ये तवान कर देना पड़ता था। ऑप्शन हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। किसानों के अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा यूरोपीय बाग मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता था। यदि नील की खेती से वे छूट चाहते थे तो नील किसानों को क्षतिपूर्ति देना पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता था। एक्चुअली उनसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और उससे छूट के बदले में ये तवान जैसा एक जो क्षतिपूर्ति कर उनसे लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1917-18
अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये 1758 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। तो ये औद्योगिक क्रमिक है, ठीक है। अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप हुआ था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि की जानी चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने यह बात मान ली थी। अगला क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया? तो ये गांधी जी थे, वर्ष 1918 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो यह भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था अहमदाबाद हड़ताल में, वर्ष 1918। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। तो राजकोट सत्याग्रह, राजकोट तो गुजरात में है, तो आप एक एलिमिनेशन में इसे काट नहीं सकते हैं, बट ये संभावित हो सकता है। खेड़ा में उनका रोल था और असहयोग आंदोलन में उनका रोल था। वाइकोम जो कि है केरल में, वाइकोम सत्याग्रह वहाँ हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर सी। भाग नहीं लिया था पूछा जा रहा है, ऑप्शन सी। वाइकोम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह गांधी जी के ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और सहयोग का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? तो ये रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज थे। इनको दीन बंधु एंड्रूज भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में वे प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से वह भारतीय बनना चाहते थे, और इनके संबंध ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। C.F. एंड्रयूज के जीवनीकार बनारसी दास चतुर्वेदी और मार्जेरी साइक्स ने अपनी पुस्तक चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज ए नैरेटिव में उल्लेख किया है कि C.F. एंड्रयूज दीनबंधु गरीबों का मित्र उपनाम सर्वप्रथम 1917 में फिजी के भारतीयों द्वारा उन्हें दिया गया था ये नाम। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1917 और 1925 और 27 में वो एटक के प्रेसिडेंट रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए थे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन होगा ये? तो ये दूसरा होगा, क्योंकि पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और दूसरे में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये अस्पृश्यता निवारण संघ था। इसके बाद में इसका ही नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त हुई थी? तो ये महात्मा गांधी को ही थी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम उनका सहयोग करते हैं तो ब्रिटिश सरकार जो है हमें स्वशासन दे देगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन एवं विकास। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1875 के दंगों का तत्कालीन कारण था? तो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता इसका कारण था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको बी को अपना इसका विकल्प को सही उत्तर माना है। ऐसे भी दक्कन में जो विद्रोह हुआ था 1875 का किसान विद्रोह, इससे बीपीएससी पीटी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस पर विशेष स्टडी चला करके जाएं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया? तो ये अवध क्षेत्र में चलाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये किसान से संबंधित था एका आंदोलन।
1921-22 में हुआ था ये। अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था और इसके प्रमुख नेता थे मदारी पासी। नाम याद रखना है, मदारी पासी। अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। ऑप्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी देखते हैं। सरकारों को लगान न देना ये कारण नहीं था। जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं, ये किसान के हितों से संबंधित था। सत्याग्रह की समाप्ति ये भी कारण नहीं था। तो एक एलिमिनेशन से आपको डी ही आंसर मिलेगा। ठीक है, नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। ये सब हमने डिस्कस किया था। किसानों के मुख्य शिकायतें क्या क्या थी? तो लगान बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था, 50% अधिक। जमींदारों के गुर्गे किसान को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन को दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी समय से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले, जो कि यूपी में है, वहाँ चलाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर ए। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले में एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। ठीक है, आपको इसको सोशियोलॉजी में भी पढ़ना होता है। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गा पाल सिंह इसके नेता थे, इम्पोर्टेंट नेम है। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र का मूल नाम था श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। जन्म हुआ था उनका ग्वालियर में। ठीक है, 1920 में वे किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू बिहार से इनका संबंध एक नेटिव के रूप में तो नहीं था। CR दास का संबंध बंगाल से था। भगत सिंह का संबंध पंजाब से था। ऐसे तो सभी नेता जो हैं ऑल इंडिया लेवल पर थे, बट राजेंद्र प्रसाद एक स्पेसिफिक नेटिव थे यहाँ के, बिहार के। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनके बारे में डिस्कशन भी देख ही लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। याद रखना है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी वही बने थे। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की तथा वर्ष 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, मोतीलाल तेजावत के बारे में बताया जा रही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये स्वामी सहजानंद थे। NG रंगा इस सभा के सचिव थे। अगला इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? हमने डिस्कस किया 1936, ऑप्शन ए। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो लखनऊ में हुआ था, वर्ष 1936 हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और हमने डिस्कस किया, एनजी रंगा को इसका महासचिव चुना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। 1936 में इस संघ की स्थापना हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 1949 में। तो सबसे जो रेलिवेंट होगा वो यही होगा, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। इस संगठन की मूलभूत मांग थी भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, बहुत कम उम्र, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, बहुत कम उम्र में ये एक रेलिवेंट नहीं होगा उत्तर। 1920 के दशक में नहीं, क्योंकि 1936 में हुआ था। और 1930 के दशक में एक प्रोबेबल आंसर हो सकता था, बट ठीक है, अगर बीपीएससी ने माना है ऑप्शन ए तो हम लोग उसी के थ्रू जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 में इस आंदोलन को चलाया। बाद में इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं, यानी सारा बंदी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, सारा बंदी का शाब्दिक अर्थ होता है कोई कर नहीं चुकाना, कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली से चलाने पर विचार किया गया था, लेकिन चौड़ी चौड़ा घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश सारा बंदी आंदोलन की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है, जो कि गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो ये बाबा रामचंद्र हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। इनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी, और ये उनके संबंध में है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी आंदोलन से संबंधित होगा। इसे हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।